Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about stages of development or we can say stages of human development. मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, है ना। हम सभी ये जानते हैं कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का जो विस्तार है वो विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त हुआ है, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति की अपने विकास से संबंधित अलग अलग विशेषताएं होती हैं। वो जिस भी अवस्था में होता है उस अवस्था में उसके विकास की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। और इसका कारण ये होता है कि बहुत सारे कारक होते हैं जिनके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मनुष्य के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक। और अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विभिन्न अवस्थाओं को बताया है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, है ना। तो इसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं, सबने अलग अलग ढंग से इसका क्लासिफिकेशन किया है ना। जैसे कॉलसैनिक हैं, वॉटसन हैं और रॉस हैं, हरलॉक हैं, सैले हैं, कोल हैं, ठीक। हरलॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका कई बार पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, सीटेट और यूपीटेट में भी, कि हरलॉक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, ठीक। इसी तरीके से अर्नेस्ट जोन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग बताया है इसके बारे में। इसका एक चार्ट प्रॉपर बना हुआ है और वो चार्ट मैं आपको क्लास में बनवा दूंगी। वरना अगर आप लोगों के पास बुक हो चाइल्ड एंड एडोलसेंस डेवलपमेंट की, विभा प्रकाश और डॉक्टर रितु शर्मा ठाकुर पब्लिकेशंस की, तो उसमें वो दिया हुआ है, मैं आपको क्लास में बनवा दूंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिवीज़न है चाइल्ड डेवलपमेंट का, बेसिकली हम अभी केवल उतना देखेंगे और उसके बाद डिटेल्ड में उनके बारे में हम जानते चलेंगे। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज को हिंदी में कहा जाता है शैशवावस्था, है ना। शैशवावस्था जो है ये पहली अवस्था है मनुष्य के विकास की, जन्म होने के बाद, है ना। या गर्भावस्था जो है वो वस्तुतः जो पूर्व विकास का काल है ना, जन्म के पूर्व के विकास का काल है, जिससे नवीन मनुष्य जीवन का प्रारंभ होता है। जो निषेचित कोश होता है वो धीरे धीरे मानव शरीर का आकार ग्रहण करता है, ठीक। तो शैशवावस्था जो है इसमें नवजात शिशु का विकास होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो जीवन का महत्वपूर्ण काल माना जाता है वो कौन सी स्टेज आपकी मानी जाती है? शैशवावस्था की स्टेज आपकी मानी जाती है, ठीक। ये वो अवस्था होती है जिसमें संपूर्ण जीवन को, जो ये संपूर्ण आपके भावी जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि ये आपके जीवन का आधार होता है, ठीक है ना। तो जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो स्टार्टिंग के जो 5-6 वर्ष हैं, ठीक है, जो स्पेशली जो 3 साल हैं उसमें जो शरीर और मस्तिष्क का बहुत ही अत्यंत मतलब ना बहुत ही प्रभावशाली वो इफ़ेक्ट पड़ता है। हमको उसी से पूरा पता चल जाता है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भावी जीवन है वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है, जो कुछ भी कराया जाता है, जो कुछ भी वो सीखता है वो हमेशा के लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो देख रहा है अपने आसपास सबको, सारी चीज़ों को। तो ये जो अवस्था होती है ये शैशवावस्था कहलाती है। इसको जो शिशु है, शिशु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं, ठीक। इन्फेंट जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो इन और फरी से मिलकर बना है। इनका अर्थ है नहीं से और फरी का अर्थ होता है बोलने से होता है। तो इन्फेंट का हम कहते हैं शाब्दिक अर्थ जो है वो बोलने के अयोग्य बालक से होता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस शब्द का प्रयोग बालक की उस अवस्था के लिए किया जाता है जब तक कि वो सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं, ठीक। तो 3 वर्ष की जो आयु है, 3 वर्ष की आयु तक जो बालक है वो शब्दों का सार्थक प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए तकनीकी दृष्टि से ये कहा जाता है कि 0 से लेकर 3 वर्ष की जो अवधि है उसको क्या कहते हैं? शैशवा अवस्था कहते हैं। और 3 से 6 वर्ष की जो आयु है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसके बाद आगे बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है। इस तरीके से आगे बहुत सारी स्टेजेस डिवाइडेड हैं, ठीक। अब बात करते हैं फ़िज़िकल डेवलपमेंट की, कि जो शैशवावस्था है उसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट
कैसे होता है बच्चे का, है ना। हमने आपको जब बताया था फैक्टर्स के बारे में ही, हम आपको बता रहे थे सेक्स डिफरेंस के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि लड़की और लड़कों में दोनों में डिफरेंस होता है ना, दोनों के डेवलपमेंट में भी डिफरेंस होता है। ठीक, कैसे होता है कि शैशवावस्था में बालक का वजन और लंबाई दोनों ही बालिका से अधिक होती है। ठीक, यानी जो आपका बॉय चाइल्ड होता है ना। जन्म के समय बालक का जो भार होता है वो 7.15 पाउंड होता है और बालिका का जो होता है वो 7.13 पाउंड होता है अप्रॉक्स। ठीक, और नवजात शिशु में लगभग 350 हड्डियां होती हैं। जन्म के शुरुआती वर्षों में जो हड्डियां और मांसपेशियां होती हैं वो मुलायम होती हैं, बाद में धीरे धीरे उनका जो है वो विकास शुरू होता है। जन्म के समय बालक के जो सिर का आकार होता है वो उसकी लंबाई का 22% होता है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, है ना, ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, जो न्यूमेरिक, ये जो टर्म्स मैं बता रही हूँ कि इतने पाउंड होता है या इतना होता है, ये तुक्के के आधार पर नहीं है। ठीक है, ये अप्रॉक्स के आधार पर नहीं है, ये चीज़ें फ़िक्स हैं और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं कि जन्म के समय शिशु के जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है, या बालक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, बालिका की लंबाई कितने पाउंड होती है। तो ये फ़िक्स क्वेश्चन है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु की लंबाई जो होती है वो लगभग 51 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और जो बालक जन्म के समय बालिकाओं से लगभग आधा सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष में शिशु की ऊंचाई जो होती है वो लगभग 73 सेंटीमीटर होती है। फिर दूसरे में कितनी होती है, फिर अप्रॉक्स क्या रेशियो रहता है बॉयज़ और गर्ल्स का, उनकी हाइट में किस तरीके से लड़कों की हाइट कब तक मतलब ज़्यादा बढ़ती है, फिर एक स्टेज आती है जिसमें लड़कियों की, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, है ना। तो वो ये कोई तुक्के के आधार पर चीज़ें नहीं दी गई हैं, ये एकदम फिक्स एंड फाइनल चीज़ें हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि उसका जो भार होता है, भार के बारे में हमने आपको बता दिया। सिर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जो नवजात शिशु का सिर होता है वो उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है ना। जन्म के समय जो सिर की लंबाई होती है वो कुल शरीर की लगभग 1/4 होती है और प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई और जो आकार होता है उसमें तीव्र गति से वृद्धि होती है, लेकिन बाद के वर्षों में इसकी जो विकास की गति होती है वो मंद हो जाती है। ठीक, और जन्म के समय जो उसके मस्तिष्क का भार होता है वो लगभग 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक बढ़ते बढ़ते लगभग 1-2 किलो या 1 किलो या 250 ग्राम, है ना, ऐसा नहीं है तो 4 किलो आपका बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, तो प्रौढ़ व्यक्ति के जो मस्तिष्क का भार होता है लगभग 90% होता है। इसी तरीके से उसकी हड्डियों की बात आ जाती है कि उसमें नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु की हड्डियां जो होती हैं वो छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। उसमें कैल्शियम और फास्फोरस धीरे धीरे अन्य खनिज पदार्थों को पाकर ये धीरे धीरे जो है वो क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। एट बर्थ द नंबर ऑफ बोन्स ऑफ द चाइल्ड इज़ 206। ठीक, और हड्डियों के मजबूत होने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको अस्थिकरण कहा जाता है। और बालकों की तुलना में बालिकाओं में ये जो होता है ज़्यादा अधिक तीव्र गति से होता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आगे इसमें हड्डियों की संख्या में परिवर्तन भी होते रहते हैं। दांत की बात करें तो जन्म के समय जो है वो शिशु के दांत नहीं होते हैं। लगभग 6-7वें महीने में अस्थायी दांत जो होते हैं, दूध के दांत जिन्हें हम कहते हैं, वो निकलने लगते हैं 1 वर्ष की आयु तक। फिर दूध के सभी 20 दांत निकल आते हैं। इसके बाद ये दांत धीरे धीरे गिर जाते हैं। उसके बाद उस 5-6 वर्ष की आयु के बाद जो होते हैं वो उसके स्थायी दांत निकलने लगते हैं। ठीक, मांसपेशियों की अगर हम बात करें तो शिशु की जो मांसपेशियां होती हैं उसका जो भार होता है उसके शरीर के जो कुल भार का 23% होता है। और शरीर के कुल भार में मांसपेशियों के प्रतिशत में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। धीरे धीरे उनके जो शरीर के कुल भार का लगभग ये 25% हो जाती हैं। अन्य अंगों की अगर हम बात करें तो उसकी जो भुजाएं हैं, जो टांगें हैं, उनका भी विकास धीरे धीरे होने लगता है। 2 वर्षों में भुजाएं लगभग 2 गुनी या टांगें लगभग 1.5 गुनी हो जाती हैं।
ठीक, जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होती है, वो कभी भी तीव्र होती है, कभी भी धीमी हो जाती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है वैसे वैसे धड़कन में भी स्थिरता आने लगती है। ठीक, प्रथम माह में शिशु का हृदय जो है वो प्रति मिनट लगभग 140 बार धड़कता है और 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन घटकर 100 प्रति मिनट के लगभग हो जाती है। ठीक, इसके बाद मोटर कंट्रोल की बात करें तो पहले वो ना अपने सिर का क्षेत्र, धड़, सभी चीज़ें हिलाकर एक साथ बताता है कि मुझे ये सामान चाहिए। उसके बाद वो जनरल टू स्पेसिफिक वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स में, है ना। यहाँ पर वही बात हो रही है कि पहले वो अपने शरीर, उसके बाद वो कंट्रोल करने लगता है, उसे पता है कि कब उसे क्या चीज़ें करनी है। ठीक, तो ये इसका हो गया आपका फिज़िकल डेवलपमेंट। इसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल को हम कहते हैं सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास, तो संवेग क्या होते हैं? संवेग होते हैं इमोशंस, है ना। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस को अगर हम ब्रेक करें तो ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का अर्थ होता है गति। मतलब जो आंतरिक भाव होते हैं उनको बाहर की ओर गति देना क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। जो भी आपके भाव होते हैं, हंसने वाले, रोने वाले, गुस्सा करने वाले, जो भी आपके इमोशंस होते हैं। तो अब बात आती है कि इन्फेंसी स्टेज में यानी शैशवावस्था में बालक का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो होता है, बिल्कुल होता है। मानव जीवन में इमोशंस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो संवेग जो है वो जन्मजात तो होते नहीं हैं, धीरे धीरे उनका विकास होता है ना। और प्रारंभ में शिशु की जो संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं वो सामान्य उत्तेजना मात्र होती हैं, है ना। धीरे धीरे उसमें फिर भय, क्रोध, खुशी, इन सारे संवेगों का उदय होने लगता है। कौन कौन सी बातें हैं, कुछ बातों को हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो शिशु जन्म के समय से ही किसी न किसी प्रकार से अपने जो संवेगात्मक व्यवहार होते हैं उनकी अभिव्यक्ति करता है। जैसे जब उसे भूख लगती है तो बहुत ज़ोर से रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है। ठीक है, कभी कभी वो हंसने लगता है। अब बस थोड़ा सा उसको झाँ करिए, वो हंसने लगता है, खिलखिला के हंसने लगता है। ठीक, तो ये उसके संवेगात्मक व्यवहार ही हैं। स्टार्टिंग में ये अस्थिर होते हैं, बिल्कुल अस्थिर होते हैं, है ना। जो इच्छा पूर्ति है, जो जैसी जैसी उसकी चीज़ें होती हैं, जैसे इच्छा पूर्ति में तनिक भी व्यवधान उत्पन्न होता है तो संवेगात्मक उत्तेजना होती है। ठीक, रोता हुआ शिशु जो है उसको आप खिलौना दिखा दीजिए वो चुप हो जाएगा, रोना बंद कर देगा। उसको दूध दे दीजिए वो रोना बंद कर देगा। आयु बढ़ने के साथ साथ फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी जो इमोशंस हैं वो स्थिर होने लगते हैं। इनकी जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति की मात्रा और दिशा है वो भी परिवर्तित होने लगती है। और आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे जो है वो ऋणात्मक संवेगों की तीव्रता में कमी आ जाती है और धनात्मक संवेग जो है उनकी तीव्रता में वृद्धि आ जाती है। स्टार्टिंग में जो उसके संवेग होते हैं बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं, पहचानना बहुत कठिन होता है। छोटे बच्चे को देखकर नहीं पहचान सकते कि उसका मूड कैसा है, क्या मतलब क्या चाह रहा है, उसका नहीं समझ में आता है। तो स्टार्टिंग में बहुत अस्थिरता होती है। काफ़ी हद तक 2 वर्ष की आयु तक शिशु में लगभग जो मुख्य संवेग हैं लगभग सभी संवेगों का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है संवेगात्मक व्यवहार उसके स्थिर और स्पष्ट होने लगते हैं। अब बात आती है सोशल डेवलपमेंट की, शैशवावस्था में सामाजिक विकास। ठीक, तो यद्यपि स्टार्टिंग में शिशु सामाजिक नहीं होता है परंतु दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से ही उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। घर में जब वो रहता है तब तो वो अपनी फैमिली के दायरे में है, लेकिन जैसे ही कोई बाहर का व्यक्ति आके मिलता है तो वहीं से उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो किसी न किसी रूप में निरंतर आजीवन चलती रहती। कई बार पड़ोस वाले आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो जो भी मिलने आ रहा है वो क्या है, बाहर का आदमी अगर है तो शिशु का सामाजिकरण हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे अन्य व्यक्ति उसके संपर्क में आने लगते हैं वैसे वैसे उसकी सामाजिक स्थिति परिवर्तित होने लगती है, जिसके बाद उसका सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। अब प्रथम माह में सामाजिक विकास कैसे होता है? किसी भी व्यक्ति को देखकर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो केवल तीव्र प्रकाश या ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया ज़रूर करता है, लेकिन और किसी कोई अलग आदमी आया उसको देखकर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखिए कई लोग हॉस्पिटल में आते जाते रहते हैं, बच्चे को देखते रहते हैं, बट वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, सभी एक जैसे हैं।
दूसरे माह में शिशु आवाज़ को पहचानने लगता है। क्यों? क्योंकि 1 महीना हो गया होता है, तो उसके बाद वो जो लोग भी उससे ज़्यादा क्लोज़ हैं, ज़्यादा बातें कर रहे हैं या दिन भर उसके साथ रह रहे हैं, वो उनकी आवाज़ को पहचानने लगता है। जब वो उनकी आवाज़ सुनता है तो सिर घुमाता है, मुस्कुराता है, अपनी प्रतिक्रिया करता है। तीसरे माह में जो शिशु होता है वो अपनी माँ और अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको पहचानने लगता है। जब कोई परिचित व्यक्ति शिशु से बात करता है तो वो उसको देखता है, उनको उनकी ओर देखने लगता है, उनको पहचानने लगता है। फिर जब चौथे माह की बात आती है तो शिशु अपने पास के व्यक्तियों को देखकर हंसता मुस्कुराता है। जब कोई व्यक्ति उसके साथ खेलता है ना, तो वो उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। फिर 5वें महीने में क्या होता है, शिशु जो है वो प्रेम और क्रोध में अंतर समझने लगता है। कब उसे हंसना है, कब उसे गुस्सा करना है, कब रोना है। थोड़ा थोड़ा सा किसी ने डांटा तो वो थोड़ा सा सहम जाता है, ऊंची आवाज़ में आपने बोल दिया तो वो रोने लगता है। फिर छठे माह में क्या होता है कि अपरिचित और परिचित में अंतर करने लगता है। मम्मी पापा ये 2 लोग हैं, बाकी लोग जो हैं वो अपरिचित हैं, अलग हैं, इनके पास नहीं जाना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे जब अगले कुछ महीनों बाद वो हाव भाव भी समझने लगता है, कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है। फिर जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो शिशु के घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनसे घुल मिल जाता है। 2 वर्ष का जब हो जाता है तो जो उसके घर के सदस्यों के में जो भी कार्य करने में जो लोग सहायता दे रहे हैं उनसे परिचित हो जाता है। 3 वर्ष में आस पड़ोस और जो बालक उनके साथ खेलने लगते हैं उनसे परिचित हो जाता है। तो 3 वर्ष तक की ही बात थी शैशवावस्था में। इस तरीके से उसका सामाजिक विकास होने लगता है बालक का। ठीक, इसके बाद है कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानसिक विकास की अगर हम बात करें तो मानसिक विकास भी होता है शारीरिक विकास से, जो कि पूरी तरह से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। बालक अगर शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है तो उसका मानसिक विकास भी उतनी ही तीव्र गति से होता है। जैसा उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो उसी के अनुकूल समायोजन करने में समर्थ होता है और अपने वातावरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जिससे भाषा, स्मृति, तर्क चिंतन, ये सारी योग्यताओं का विकास होता है। और कुछ चीज़ें उसकी हेरिडिटी से भी मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलकर उसके विकास में सहायता करती हैं। तो प्रथम माह में कैसे करता है, धीरे धीरे जो उसका मस्तिष्क, जो बच्चा पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क एकदम कोरे कागज़ के समान होता है। अब जैसा चाहें उस तरीके से उस पर वो चीज़ें लिख सकते हैं, वैसी चीज़ें वो सीख लेगा। फिर दूसरे माह में वो ध्वनि के प्रति आकर्षित होता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे तीसरे चौथे में जो वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करने लगता है, उंगली पकड़ना, ये सारी चीज़ें करने लगता है। फिर आगे चलकर आवाज़ अनुसरण करके उसे दोहराने का प्रयास करने लगता है। फिर वो सामान मांगने लगता है, खिलौने फेंकने लगता है, छीन लेने पर रोने लगता है। फिर धीरे धीरे फिर 9वें-10वें महीने तक वो घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। प्रथम वर्ष में वो छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनको अनुसरण करता है, जब आप उससे बोलते हैं तो वो चीज़ें सीखता है और वो बोलने लगता है। तो इस तरीके से इस पीरियड में उसका इस प्रकार से मानसिक विकास होने लगता है। हम ये कह सकते हैं कि जन्म के उपरांत के जो प्रथम 3 वर्ष के दौरान या 6 वर्ष के दौरान जो मूल प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो मानसिक व्यवहार होता है वो करने लगता है। ज्ञानेंद्रियों के आसपास की वस्तुओं को पहचान कर वातावरण का ज्ञान, ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो विकसित हो चुकी होती हैं, तो वो उस तरीके से सभी चीज़ों के बारे में समझने लगता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।